नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CPG.Study पर। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय को समझने वाले हैं, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर संसद चाहे तो क्या वह संविधान को पूरी तरह बदल सकती है? क्या मौलिक अधिकार भी बदले जा सकते हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? इन्हीं सवालों का जवाब देता है मूल ढांचा सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत जिसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया और यह सुनिश्चित किया कि संविधान की आत्मा कभी न बदले। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? यह कैसे विकसित हुआ? किन ऐतिहासिक मामलों ने इसे जन्म दिया? और क्यों यह भारतीय लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है? तो आइए शुरू करते हैं। संविधान का मूल ढांचा, एक सरल व्याख्या। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या संसद हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके तुरंत बाद ही एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बीच था, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 368 की। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी अगर जरूरत हो तो संसद संविधान के प्रावधानों को बदल सकती है। लेकिन दूसरी ओर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 साफ कहता है कि अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून अमान्य यानी अवैध माना जाएगा। अब यहीं से असली सवाल पैदा हुआ। अगर संसद संविधान में संशोधन करती है और उस संशोधन से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो क्या वह संशोधन वैध माना जाएगा या अवैध? यानी सरल शब्दों में कहें तो क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों को भी बदल दे? इसी सवाल ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में कई बड़े न्यायिक मामलों और फैसलों को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर क्या फैसला दिया। अब आते हैं 1951 के एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर, शंकरी प्रसाद केस 1951। यह मामला भारतीय संविधान के इतिहास का पहला बड़ा फैसला था, जिसने यह तय किया कि संसद की संशोधन शक्ति कितनी है। इस केस में सवाल यह था कि क्या संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को बदल सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएगा। इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की लगभग असीमित शक्ति है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब आगे देखते हैं कि 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया फैसला दिया। अब आते हैं वर्ष 1967 पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले से बिल्कुल अलग रुख अपनाया। यह मामला था गोलकनाथ केस 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संविधान में सर्वोच्च और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद के पास यह शक्ति नहीं है
कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर दे। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून की श्रेणी में आता है, और क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस फैसले ने भारतीय राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला दिया। अब स्थिति यह बन गई थी कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित हो गई थी, लेकिन संसद ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया, और इसी के जवाब में 1971 में संसद ने एक बड़ा संवैधानिक संशोधन किया। अब आगे देखते हैं कि 1971 में संसद ने इस फैसले का जवाब कैसे दिया। गोलकनाथ केस के फैसले के बाद संसद की संशोधन शक्ति काफी सीमित हो गई थी, लेकिन संसद इस स्थिति से सहमत नहीं थी। इसी कारण 1971 में संसद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसे हम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के नाम से जानते हैं। इस संशोधन के माध्यम से संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में बदलाव किया। संसद ने यह स्पष्ट कर दिया कि पहला, संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। और दूसरा, संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। यानी अब संसद ने यह घोषित कर दिया कि जब भी संविधान में संशोधन किया जाएगा, तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह संसद ने गोलकनाथ केस के फैसले को प्रभावी रूप से पलटने की कोशिश की, लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से आया, और वहीं से जन्म हुआ भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत का मूल ढांचा सिद्धांत। अब आगे देखते हैं 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस को, जहां इस सिद्धांत का जन्म हुआ। अब हम पहुंचते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुकदमे पर, केशवानंद भारती केस 1973। यह मामला केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर किया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को पूरी तरह बदल सकती है, या फिर उसकी शक्ति की भी कोई सीमा है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यही सिद्धांत आगे चलकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत कहलाया। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि संसद चाहे जितने भी संशोधन करे, लेकिन वह संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। अब सवाल यह उठता है कि आखिर संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? आगे की स्लाइड में हम इन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों को समझेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, आखिर मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों में कुछ ऐसे तत्वों की पहचान की है जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा माने जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर और शक्तियों का विभाजन। इन सिद्धांतों को संविधान की बुनियादी पहचान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि संसद चाहे जितने भी संशोधन करे, लेकिन वह इन मूल सिद्धांतों को समाप्त या कमजोर नहीं कर सकती। इसी सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद के मामलों में इस सिद्धांत को कैसे और मजबूत बनाया। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद इस सिद्धांत की फिर से परीक्षा हुई। यह मामला था 1975 का इंदिरा गांधी केस। उस समय संसद ने एक संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने की कोशिश की। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तो अदालत ने एक बार फिर मूल ढांचा सिद्धांत का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इसलिए संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करे। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह संविधान की रक्षा करने वाला एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा तंत्र है। इसी तरह बाद के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को और भी मजबूत बनाया। अब आगे देखते हैं कि मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया। अब हम आते हैं 1976 पर, जब संसद ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। इस समय लागू किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे बड़े संशोधनों में से एक माना जाता है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था मूल ढांचा सिद्धांत से बचना और संसद की शक्ति को लगभग असीमित बना देना। इसके लिए संसद ने अनुच्छेद 368 में बदलाव किया और दो महत्वपूर्ण बातें घोषित कीं। पहली बात, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। और दूसरी बात, किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी यदि संसद संविधान में कोई भी बदलाव करे, तो अदालत उसे जांच या रद्द नहीं कर सकती। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती, तो संसद की शक्ति लगभग असीमित हो जाती और न्यायपालिका की भूमिका बहुत सीमित हो जाती। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसने एक बार फिर संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की। अब आगे देखते हैं। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। मूल ढांचा सिद्धांत को और स्पष्ट करने वाला एक और महत्वपूर्ण मामला था मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या संसद अपनी संशोधन शक्ति का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से को पूरी तरह बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी सीमित है। यानी संसद के पास संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि
संसद की शक्ति असीमित नहीं है और संविधान की मूल संरचना हमेशा सुरक्षित रहेगी। यही कारण है कि मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता है। अब आगे की स्लाइड में हम इस पूरे विषय का संक्षिप्त निष्कर्ष समझेंगे। अब सवाल यह उठता था कि मूल ढांचा सिद्धांत आखिर कब से लागू माना जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर मिला 1981 के वामन राव केस में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पूरी तरह स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। अदालत ने कहा कि यह सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 से लागू माना जाएगा। यही वह तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा सिद्धांत को स्थापित किया था। इसका मतलब यह हुआ कि 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचा सिद्धांत के आधार पर जांचे जा सकते हैं। लेकिन इस तारीख से पहले किए गए संशोधनों को आमतौर पर चुनौती नहीं दी जाएगी। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति पर न्यायपालिका की निगरानी बनी रहेगी ताकि संविधान की मूल आत्मा हमेशा सुरक्षित रहे। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर संविधान के मूल ढांचे में कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संविधान के मूल ढांचे को आखिर परिभाषित कैसे किया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की कोई एक निश्चित या कठोर परिभाषा तय नहीं की है। इसके बजाय समय समय पर आए विभिन्न संवैधानिक मामलों और न्यायिक फैसलों के माध्यम से इसके तत्व धीरे धीरे विकसित हुए हैं। आज तक 16 से अधिक महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कौन-कौन से सिद्धांत संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माने जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो मूल ढांचा उन मूलभूत सिद्धांतों का समूह है जो भारतीय संविधान की पहचान और आत्मा को बनाए रखते हैं। इन्हें समझने के लिए हम 3 प्रमुख स्तंभों के रूप में देख सकते हैं। राष्ट्र और शासन का स्वरूप, नागरिक और उनके अधिकार, और संस्थान तथा न्याय व्यवस्था। इन तीनों स्तंभों के माध्यम से भारतीय संविधान की मूल संरचना को समझना आसान हो जाता है। अब आगे की स्लाइड में हम पहले स्तंभ राष्ट्र और शासन के स्वरूप को विस्तार से समझेंगे। अब हम संविधान के मूल ढांचे के पहले स्तंभ को समझते हैं, राष्ट्र और शासन का स्वरूप। यह स्तंभ उन मूल सिद्धांतों को दर्शाता है जो यह तय करते हैं कि भारत का राज्य और शासन किस प्रकार कार्य करेगा। सबसे पहला तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। इसका अर्थ है कि भारत में संविधान सबसे ऊपर है और सरकार के सभी अंग, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सभी को संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भारत की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति। इसका मतलब है कि भारत एक स्वतंत्र देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाती है। तीसरा तत्व है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और तटस्थता रखता है। इसके साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता भी संविधान के मूल ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरे देश को एक मजबूत एकता में बांधे रखता है। और अंत में आता है संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म, जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। यही सभी तत्व मिलकर भारत के राज्य और शासन के मूल स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब आगे हम समझेंगे संविधान के मूल ढांचे का दूसरा स्तंभ, नागरिक और उनके अधिकार। अब हम संविधान के मूल ढांचे के दूसरे स्तंभ को समझते हैं,
नागरिक और उनके अधिकार। यह स्तंभ उन सिद्धांतों को दर्शाता है जो प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना भी है। दूसरा तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार देता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों के बीच एक संतुलन बना रहे, यानी एक ओर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और दूसरी ओर राज्य समाज के विकास और कल्याण के लिए कार्य करता रहे। यही सिद्धांत मिलकर भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब आगे की स्लाइड में हम समझेंगे तीसरे स्तंभ, संस्थान और न्याय व्यवस्था के बारे में। अब हम संविधान के मूल ढांचे के तीसरे और अंतिम स्तंभ को समझते हैं, संस्थान और न्याय व्यवस्था। यह स्तंभ उन सिद्धांतों से जुड़ा है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश की संस्थाएं संतुलित, स्वतंत्र और जवाबदेह तरीके से काम करें। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका अर्थ है कि शासन की तीनों शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपनी अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि अदालतें किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय दे सकें। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तत्व है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यह जांच सकते हैं कि सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है, तो अदालत उसे अमान्य घोषित कर सकती है। इसी कारण न्यायपालिका भारतीय संविधान की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। यही सभी सिद्धांत मिलकर संविधान की संस्थाओं और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत में लोकतंत्र और कानून का शासन हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, अब इस पूरे विषय का अंतिम निष्कर्ष समझते हैं। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग करके संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संविधान के कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं जो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकार। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से भारतीय संविधान स्थिर, संतुलित और मजबूत बना रहता है। सरल शब्दों में कहें तो मूल ढांचा सिद्धांत संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।